गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 17 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और इसके साथ ही हम देखेंगे कोरोना से जुड़े कुछ जर्नल क्वेश्चंस के आंसर भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क में दिखे बर्फीले तेंदुए के बारे में। उत्तराखंड ने प्रधानमंत्री जी के सामने किन किन उद्योगों की और कौन कौन सी बातें रखी, और पिथौरागढ़ जिले स्तर पर बनी है एक कमेटी, क्या क्या होंगे इसके कार्य, और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज 17 जून से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अ स्नो लेपर्ड वाज साइटेड बाय द स्टाफ ऑफ गंगोत्री नेशनल पार्क इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन संडे। तो देखिए हुआ क्या है, जो स्नो लेपर्ड है वो देखा गया है गंगोत्री नेशनल पार्क के स्टाफ के द्वारा। अब इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क में इससे पहले भी इनके बारे में बात हुई है। ये है स्नो लेपर्ड दोस्तों। देखिए ये एक शेड्यूल 1 का एनिमल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इंडिया के अंदर काम करता है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। तो IUCN के अंदर भी ये किस में आता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, संकटग्रस्त प्रजातियों में इसे रखा जाता है। अब अगर हम बात करें गंगोत्री नेशनल पार्क की दोस्तों, तो 1989 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उत्तरकाशी में ये है और भागीरथी जो नदी है उसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि अपर कैचमेंट के एरिया में ये है। तो देखिए यहाँ देखिए जो स्नो लेपर्ड्स हैं ये रेड डाटा बुक के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉर्मली इनका देखा जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और इस बार IUCN या रेड डाटा बुक इकोलॉजी में अगर आपका क्वेश्चन फंसता है तो स्नो लेपर्ड से या फिर एलिफेंट से आपके क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव ने नेपाल के नक्शे पर प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए कहा। अच्छा, इस लाइन को आपको समझना है, ये नेपाल की न्यूज़ है कि जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वहाँ की एक पार्टी है और पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं वहाँ, उपेंद्र यादव। इन्होंने ये कहा है दोस्तों कि जो महाकाली नदी का उद्गम है उसको, जो आपने डैम का नाम सुना होगा, एक नीचे सुना होगा पंचेश्वर बांध, तो पंचेश्वर बांध की जो संधि हुई है दोनों देशों के बीच में, उसमें भी महाकाली नदी का उद्गम काला पानी को ही दिखाया गया है, जिससे कि नेपाल को आपत्ति है। तो इस मुद्दे पर जो जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव हैं, उन्होंने विरोध जताया है दोस्तों। अब जो ये विरोध जताया है ये इतना ज़्यादा पावरफुल तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लीडरशिप या एक बहुत बड़ी पार्टी नहीं है नेपाल की, लेकिन फिर भी एक मैटर करता है। 1996 में तत्कालीन नेपाली कांग्रेस और वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार, इन दोनों ने ही संधि पे हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। तो पंचेश्वर जो परियोजना है ये काफ़ी पहले की प्रस्तावित परियोजना है। तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो बयान आया है, देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि भारत नेपाल के रिश्ते दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती है। और जो पंचेश्वर बांध है उस पर भी नेपाल सरकार बचाव करते हुए नजर आई है। इसका मतलब देखिए रिश्तों में जो भी हो रहा है, जिस भी रीजन से हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो संधियाँ हुई हैं, जो करार हुए हैं, जो देशों के बीच में बातें हैं, वो शायद चलता ही रहेगा, उस पर कोई भी नुकसान होने की ऐसी संभावनाएं नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह जी का बयान भी आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। पिथौरागढ़ में देखिए दोस्तों एक समिति बनाई गई है, जिलाधिकारी और समिति के अध्यक्ष, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वही समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो विजय कुमार जोगदंडे, इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी थी। ये समिति जो है, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, उसी के अंदर बहुत सारे कामों के लिए ये बनी हुई है। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ, कृषि, उद्यान, वन, पशुपालन, दुग्ध संघ, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण, इन सब विभागों के अधिकारियों को बैठाकर इनसे बात की गई है। किसके बारे में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में, MSMEs के बारे में। जो MSME है ये काफ़ी चर्चा में भी है दोस्तों। जो नया पैकेज सरकार ने लॉन्च किया है मेनली MSME पर फोकस्ड है, तो उसी के लिए ये बातचीत यहाँ की गई है। इस पर कार्य योजना तैयार करने और कम से कम 5 लाभार्थियों का चयन करके उनको स्वरोजगार से जोड़ने की बात हुई है।
देखिए स्वरोजगार से जोड़ने की जो बात हो रही है दोस्तों, ये आपने सुना होगा स्वरोजगार के अंदर ही जो इस बार कोरोना के बाद इफेक्ट पड़ा है उसमें हर आदमी से स्वरोजगार की अपील की गई है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्कीम भी यही कर रही है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो उसके लिए ये समिति बनाई गई है। फिर देखिए द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज टू इन्फॉर्म इट बाय वेडनेसडे अबाउट देयर प्लान ऑफ एक्शन टू फेरी अराउंड 2600 पीपल। देखिए हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा है, कहाँ है जी, नैनीताल में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है सरकार से भी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से भी, रेल मंत्रालय से भी, कि जो हमारे 2600 लोग हैं महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हुए हैं नेशन वाइड लॉकडाउन से, उनके लिए क्या प्रोग्राम है, कैसे उनकी वापसी का प्रबंध किया जा रहा है। चलिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया। तो जो मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी प्राइम मिनिस्टर जी ने, उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए क्या क्या मुद्दे, किस किस बारे में बातचीत हुई है। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदमों पर विचार विमर्श किया गया है और उसके बारे में इन्होंने बताया भी मीडिया को बाद में कि इस पर काफ़ी प्रगति हुई है। तो राज्य सरकार ने लगभग 300 करोड़ के प्रोजेक्टों पर कार्य शुरू कर दिया है। 90% जो उद्योग हैं वो शुरू हो गए हैं लॉकडाउन के बाद। और राज्य में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी क्या हुआ है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम किया गया है दोस्तों। और ये मेनली किसके लिए, प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और योजना का लाभ अधिक से अधिक युवाओं को उपलब्ध हो इसके लिए जिलाधिकारियों को भी पेमेंट की गई है। 110 करोड़ जो रुपए हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए स्वीकृत किए गए हैं। 12,000 लोगों का मनरेगा में रजिस्ट्रेशन हुआ है दोस्तों। और कृषि और इससे संबंधित कार्यों के लिए 5,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। और साथ में पर्यटन के लिए भी क्या की जा रही है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। चलिए, कुछ ऑल इंडिया रेडियो से हम डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी जो कि PHFI के अध्यक्ष हैं, उनके कुछ टिप्स हम देखेंगे कोरोना के अंदर। जो नॉर्मल क्वेश्चन पब्लिक के हैं उस पर उनका क्या व्यू है। देखिए, पहला, गाँव में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहें। अब देखिए गाँव में ये नॉर्मल हो भी रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली आसपास में ही है, तो इस वजह से तो उनका कहना है कि जो है मास्क लगाना इस वक्त क्या है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो गांव में ये सोच रहे हैं कि कोरोना नहीं आएगा, तो उनको पता होना चाहिए कि एक भी आदमी से बहुतों को ये फैल सकता है, तो मास्क ज़रूर लगाएं। अब मास्क नहीं है तो भी क्या करें, कपड़े की डबल या ट्रिपल लेयर वाला कुछ बना के रुमाल से या किसी से भी ज़रूर पहने। यानी कि आप गाँव में हो, शहर में हो, कहीं भी मास्क आप अनिवार्य रूप से पहने। देखिए, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते वक्त खुद को कैसे सुरक्षित रखें। अब मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी सार्वजनिक व्हीकल में आप काम चल रहे हैं जहाँ 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ क्या करें। देखिए, वहाँ 3 फीट की दूरी तो आप बना नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, आपको मास्क लगाना है, 50% आपका रिस्क कम हो जाएगा। सैनिटाइजर रखना है, 60% रिस्क आपका कम हो जाएगा। और बाकी आपके ऊपर है सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे बनाते हैं और लोगों से टकराने से बचें। अगला है, देखिए सैनिटाइजर का असर कितनी देर तक रहता है। दोस्तों, सैनिटाइजर में होता है अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो क्या करेगा, उसी समय जिस समय आपने लगाया इंस्टेंट वायरसेस को किल कर देगा। लेकिन दिन भर आपने सुबह लगा लिया और आप ये सोच रहे हैं कि वो सैनिटाइजर का असर रात तक रहेगा, तो ऐसा नहीं है। वो केवल उतनी ही देर के लिए होता है। बाकी आपको दिन भर हाथों को रखना है, तो आपको बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहने होंगे। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। इसी तरीके के करंट अफेयर्स के लिए आप जुड़े रहें उत्तर पाठशाला से और सब्सक्राइब कीजिए अभी उत्तर पाठशाला चैनल को। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।